आंसर जो है 25 से 30 शब्दों में देना है। सबसे पहला है, हालदार साहब को देखकर, हालदार साहब कैप्टन को देखकर अवाक क्यों रह गए। अवाक का मतलब क्या बताया था मैंने, आश्चर्यचकित क्यों रह गए। तो नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर, ऐसे नहीं कि आपने कहीं से कहानी सुनी है किसी और की और आप यहाँ पे उसको डाल दो, आपको नंबर तभी मिलेंगे जो इस पाठ के आधार पे आप बताओगे। ठीक है, तो क्यों अवाक रह गए थे हालदार साहब, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पर नई अपनी नौकरी जब ज्वाइन की थी तो उन्होंने पान वाले से पूछा था कि इस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर ये तरह तरह के चश्मे कौन लगाता है, तो पान वाले ने कहा था कि कैप्टन लगाता है। अब कैप्टन नाम सुनकर हालदार साहब के मन में एक छवि बन चुकी थी। कैप्टन का मतलब भाई कोई आर्मी का रिटायर पर्सन होगा जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, अच्छी डील डॉल वाला, ठीक है, कड़क स्वभाव वाला व्यक्ति होगा। लेकिन जब उन्होंने एक दिन कैप्टन को चश्मा चढ़ाते देखा तो वे अवाक रह गए, आश्चर्यचकित कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा तो ये व्यक्ति है ही नहीं। वो व्यक्ति कैसा था, दुबला पतला, बहुत कमजोर, धोती पहने हुए, कमर झुकी हुई, मोटा सा चश्मा पहने हुए, ठीक है, और साइकिल में आ रखा है और तब वो मूर्ति को चश्मा पहना रहा। तो हालदार साहब के बिल्कुल सोच के विपरीत चश्मे वाला निकला, इसलिए वे उसको देखकर क्या रह गए, अवाक रह गए। तो ये इसी पाठ के अंदर था ना, तो इसी चीज को लिखना है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, बाल गोविंद जी अपनी पतोहू को उत्सव मनाने के लिए क्यों कहते हैं। क्योंकि बाल गोविंद भगत का क्या मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है शरीर को छोड़कर अपने ईश्वर से मिलने, ईश्वर रूपी प्रेमी से मिलने चली जाती है। तो जब उन दोनों का मिलन होता है तो ये एक खुशी का माहौल होता है। इस समय हमें उत्सव मनाना चाहिए, ना कि आंसू बहाने चाहिए। इसलिए वो जब उनके पुत्र की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को रोने से वो मना करते हैं और उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों मना किया। अब इसका भी आपको पता है कि जब लेखक ट्रेन के डिब्बे में बैठा तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा कि ये यहाँ पर आ गया और इसने मुझे खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को खाते हुए देख लिया। ठीक है, तो फिर भी वो एक अपनी मर्यादा को रखते हुए, मतलब एक थोड़ा सा दूसरे के साथ निभाने के लिए उसको बोलते कि भाई क्या आप भी खीरा खाओगे। तो उसका भी अपना स्वाभिमान था लेखक का, जब भी तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं तुम्हारी चीज क्यों लूं। तो उन्होंने भी अपने स्वाभिमान में उनसे खीरा लेने से इनकार कर दिया। फादर कामिल कुल के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वह सन्यासी थे लेकिन लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे। जब लेखक के बच्चे का अन्नप्राशन था तो सबसे पहले अन्न का दाना उन्होंने ही उनको खिलाया था। कभी कोई दुखी होता था तो उसके साथ जाके उनका दुख बांटते थे। ऐसा नहीं था कि वो साधु थे तो किसी के साथ कोई सामाजिक संपर्क नहीं रखना, ठीक है, वे सबके साथ सामाजिक संपर्क बनाए रखते थे। इसीलिए उनको कहा गया है कि वे सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी नहीं कह सकते। अब ये जो आंसर मैं बता रही हूँ इसमें तुम आंकलन करो कि तुम लोगों ने कितना इसके अकॉर्डिंग लिखा है, सही लिखा है या नहीं लिखा है, ये आप अपना आंकलन खुद करोगे। अब इसमें काव्य खंड का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निराला की कविता उत्साह और ऋतुराज की कविता कन्यादान, दो चैप्टर है ना, दोनों को मिला के इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है। और ऐसा आएगा किसी भी चैप्टर से, दो चैप्टरों से एक क्वेश्चन मिक्स करके आएगा। कन्यादान में दोनों सामाजिक बदलाव की अपेक्षा की गई है, उसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब क्या है, उत्साह में क्या कहा है, बादलों को
बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहता है ना, यहाँ पे क्रांति का आह्वान कर रहा है। बादलों को कह रहा है कि तुम जोर जोर से बरसो और जो ये प्यासी धरती है उसकी प्यास बुझाओ, और या फिर उनको गरजने के लिए, गरजना मतलब क्रांति फैलाना, अगर कुछ गलत हो रहा है उस चीज को सही करने के लिए तुम क्रांति फैलाओ। ठीक है, चुपचाप किसी अत्याचार को सहन मत करो। उसी तरह कन्यादान में क्या कहा है कवि ने? कन्यादान में कहा है कि जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, लड़की के जो कर्तव्य, उन्हें तुम पूरी तरह निभाओ, लेकिन जहां पर तुम पर अत्याचार किया जाए वहां पर तुम एक गब्बू बन के मत रहना, उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओ। तो ये एक सामाजिक बदलाव है। वहां पर बादलों से कहा है कि तुम गरजो, क्रांति फैलाओ, और यहाँ पर एक लड़की से कहा है कि तुम भी समाज के जो रूढ़िवादी जो नियम है उनमें बंध के मत रहो, उनके खिलाफ आवाज उठाओ और समाज में सुधार का कार्य करो। सुधार का कार्य तभी होगा ना जब हर एक अपने हक के लिए लड़ेगा। अब कोई कहेगा नहीं मैं नहीं, दूसरा लड़ेगा, तो वो कभी सुधार नहीं हो पाएगा। तो इस कविता में, दोनों कविताओं में एक ही बात की अपेक्षा की गई है। अट नहीं रही है। कविता के आधार पर फागुन की सुंदरता का वर्णन। अब मैंने बताया था ना कि फागुन की सुंदरता का, जगह जगह हरे भरे पेड़ हैं, फूलों से लदे हुए हैं, और मौसम में भी परिवर्तन आ जाता है। तो जो फागुन की जितनी सुंदरता उस कविता में कही गई है उसको आपने 25 से 30 शब्दों में बताना है। पता है ना फागुन के महीने क्या क्या होता है, बस क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या सुंदरता, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, खेतों में फसलें लगी होती हैं, वो भी पकने की कगार पे आती हैं, ये सब लिखना है। धनुष भंग करने वाली सभा में एकत्रित जन हाय हाय पुकारने लगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? जब उन दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो गई, परशुराम और लक्ष्मण में, तो लास्ट में परशुराम को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपना फरसा उठा लिया। ठीक है, और वहां से लक्ष्मण भी बहुत ज्यादा बोलने लगे। उन्होंने कहा अरे तुम साधु हो, तुम अपने घर के बड़े हो, तुम्हें लगता है कोई वीर नहीं मिला, तुमने इतनी डींगे ही हाँकी है। वीर कौन होता है? जो रणभूमि में अपनी वीरता दिखाए, और जो डींगे हाँकता है वो क्या होता है? कायर होता है। तो जब इस तरह से लक्ष्मण ने भी बहुत ज्यादा बोला तो पूरी सभा क्या पुकारने लगी? हाय हाय, मतलब अब यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है। तो उन दोनों का वार्तालाप सुनकर सभा में व्यक्ति पर हर कोई हाय हाय पुकारने लगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट माता का आंचल। पाठ के आधार पर बताइए कि तत्कालीन उस समय के और वर्तमान समय, जो इस समय के बच्चों की खेल सामग्री में क्या परिवर्तन आया है। बच्चों के खेलों में हुए परिवर्तनों का उनके मूल्यों पर कितना प्रभाव पड़ता है। अभी माता का आंचल पाठ पढ़ा, जिसमें भोलानाथ है, छोटा बच्चा है जो दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। उसमें क्या क्या वो खेल खेलते हैं? लुका छिपी खेलते हैं, पथरी वाले खेल खेलते हैं, और जैसे कि कई बच्चे मिलके किसी की शादी कर रहे हैं, जो माहौल वो गांव में देखते थे उसी चीज को वो करते थे। कहीं पे चौपाल लगा रहे हैं, सब लोग बैठे हैं, किसी चीज का निर्णय ले रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें वो करते थे। तो भोलानाथ के पापा उनको देखते रहते थे। उसके बाद लेखक ने पूछा कि आज के समय में खेलता है कोई ये खेल? नहीं खेलता। आज के समय में क्या है? मोबाइल है, वीडियो गेम हो गए, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और भी कई चीजें हैं, लेकिन इंडोर वाले गेम ज्यादा हो गए। बच्चे अपने तक ही सीमित हो गए, फिजिकल वो कुछ है ही नहीं उनकी एक्टिविटी। ठीक है, तो इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में प्रभाव पड़ता है। जितना बच्चा खुल के समाज के साथ, बच्चों के साथ खेलेगा, उनके साथ रहेगा, उससे क्या होता है उनमें एक तो दोस्ती की भावना विकसित होती है, एक दूसरे की मदद करने की भावना। एक दोस्तों का ग्रुप बनता है ना,
किसी को कोई परेशानी है, कुछ है, तो हर कोई, और दोस्तों के लिए तो दोस्त जान देने को तैयार है, भाई तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, मैं मदद करूंगा। लेकिन जो बच्चे सिर्फ अपने घर तक सीमित हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स तक या अपने मोबाइल तक, अपने टीवी तक, तो उनमें इन भावना का विकास कम होता है। ठीक है, तो इनके आधार पर ये मूल्यांकन करना है कि उस समय के खेल और आज के खेलों में क्या फर्क है, और उससे बच्चे के मानसिक, ठीक है, तो ये आपने बताना है कि क्या प्रभाव पड़ा है, बस। एक ही क्वेश्चन है इसमें। हाँ, दूसरा है सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी मतलब इधर उधर दौड़ लगाना, किस तरह से हमारा काम फटाफट हो, ये दिखाई देता है, तो उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है? ये इस मानसिकता को दर्शाता है कि आज से पहले उस चीज में कभी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब पता लगा कि कोई उनसे ऊपर वाला व्यक्ति वहां पर आ रहा है, तो जल्दबाजी में काम किया जा रहा है। अगर आपको बोला जाए कि कल आपका होमवर्क, आपकी ये नोटबुक चेक होगी, तो क्या है, कई बच्चे रात बैठ के काम करेंगे, तो काम क्या अच्छा होगा? नहीं होगा, उल्टा सीधा होगा, कहीं पे छूट गया होगा, राइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो सब काम हड़बड़ाहट में होते हैं। जो हड़बड़ाहट के काम है वो कभी सही नहीं होते। और अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करते रहे, पता है कि आज हमें इतना काम मिला, हमें ये करना है, तो उस व्यक्ति को कभी हड़बड़ाहट नहीं होगी। तो यहाँ पे उनकी क्या मानसिकता दर्शाई जाती है? लापरवाही। ठीक है, लापरवाही दर्शाई जाती है कि वो आज से पहले कितने लापरवाह थे किसी चीज के प्रति, और जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है तो तब वे किसी काम को करने के लिए चिंता और बदहवासी दिखाते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कहा गया है कि कटाव पर दुकान का ना होना वरदान है। ऐसा क्यों? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? युवा किसे कहते हैं? हाँ, एक कौन बोल रहा था कि युवा वृद्ध को कहते हैं। युवा पीढ़ी, जो आप लोगों की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो कैसे किसी चीज को साफ रखने में अपना सहयोग दे सकती है। तो कटाव, साना साना हाथ जोड़ी में एक जगह कटाव थी ना, तो वहां पर गंदगी नहीं थी, तो वहां पे क्या मान्यता थी कि जो यहाँ कूड़ा करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बचपन से बच्चे को जब यही बताया गया कि भाई यहाँ पे अगर ये किया तो मृत्यु हो जाएगी, तो उस डर से उसने कभी वो काम नहीं किया। और जब बचपन से वो उसको यही चीज सुनाई दी, तो वो जवानी हो या बुढ़ापा, उसकी आदत सुधर गई। तो वहां पे और लोगों को भी यही बताया जाता था कि भाई यहाँ पे गंदगी नहीं करनी है, गंदगी करने से क्या है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर वहां पे एक भी दुकान नहीं थी। गंदगी कहाँ पे होती है? जहां पर दुकानें होती हैं। दुकानों से तुम सामान खरीदोगे, उसके रैपर वहीं फेंक के चले जाओगे, ठीक है, और भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, तो इससे क्या है, वहां की सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो इसलिए कटाव की सुंदरता इसीलिए बनी रही क्योंकि वहां पर कोई भी दुकान नहीं है। और आज की युवा पीढ़ी अन्य प्राकृतिक स्थलों को स्वच्छ बनाने में क्या भागीदारी निभा सकती है? यही भागीदारी निभा सकती है कि लोगों को सफाई के प्रति सचेत करें और उससे पहले खुद वो कार्य करें जो वो आप दूसरों को बता रहे हो। आप तो दूसरे को बता रहे हो कि भाई ये कूड़ा उस कूड़ेदान में डालना, और अपने आप टॉफी खाई, रैपर वहीं फेंक के चले गए, तो इससे आप किसी को सीख नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये युवा पीढ़ी का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि वो पहले खुद उस कार्य को करे और उसके बाद दूसरों को उसके बारे में समझाए। तो ये थे इनके लिटरेचर के। तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको 25-30 शब्दों में लिखना है। आप सोचोगे मैं एक आंसर को एक पेज का लिख दूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बात पूछी गई है उसका आंसर देना है। उसके बाद पूरी रामायण भी आप लिखोगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर उससे संबंधित वो आंसर नहीं होगा।
तो ये आप लोगों ने सबने कर रखा है ना अपनी कॉपी में, और नहीं किया है तो इस क्वेश्चन आंसर को आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करो।